नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में सियासी पारा चढ़ने लगा है। सभी दल प्रत्याशियों के चयन को लेकर पूरी गंभीरता बरत रहे हैं। हरियाणा में कई मौजूदा विधायकों पर टिकट कटने का खतरा भी मंडरा रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकटों पर मंथन के बीच विधानसभा सीटों का गुणनगणित तैयार कर लिया है। इस बार कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए गैर जाट वोट बैंक पर ज्यादा फोकस कर सकती है। इसी को लेकर हमारे खास प्रोग्राम टिकट की टक्कर में आपका स्वागत है। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा में पहुंच रही है और वहां की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। यही जानने के लिए हमारी टीम टोहाना विधानसभा पहुंची और जनता से उनका ओपिनियन लिया। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा की टोहाना विधानसभा में किस पार्टी के बीच मुकाबला है, किसको टिकट मिलने की ज्यादा संभावना है, किसका टिकट कट सकता है। में हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले टोहाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आखिर कहता क्या है, रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस में इस बार टिकट को लेकर नेताओं में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। जुलाई महीने में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने वाले नेताओं से आवेदन मांगे थे। करीब 15 दिन चली प्रक्रिया के तहत 90 सीटों के लिए 2556 आवेदन आए हैं। कई सीटों पर तो 40 से ज्यादा दावेदारों की संख्या है, जिसके चलते सिंगल ही नहीं बल्कि 3-4 नाम ही शॉर्टलिस्ट करना कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया है। और वहीं बीजेपी अब रणनीति में बदलाव कर जिताऊ चेहरे को उतारने की तैयारी में है, भले ही वे किसी नेता के परिजन हो या रिश्तेदार। चुनाव के ऐलान के बाद जनता के बीच भी उम्मीदवारों को लेकर हलचल तेज हो गई है। जनता उम्मीदवारों को लेकर क्या सोच रही है, जनता किसे अपना उम्मीदवार देखना चाहती है, किस तरह की चर्चा चल रही है, इसी को जानने के लिए हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। और इसी को लेकर टोटल टीवी 23 और 24 अगस्त को टोहाना विधानसभा पहुंचा, जिसका सैंपल साइज 199 है। टोहाना विधानसभा से 2019 में जननायक जनता पार्टी देवेंद्र सिंह बबली ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार इस सीट से क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, जनता का क्या मूड है, पार्टी किसे उम्मीदवार बना सकती है, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम टोहाना विधानसभा के 20 से ज्यादा इलाकों में पहुंची और जनता का ओपिनियन लिया, जिसमें सभी वर्ग, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से ओपिनियन लिया। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा, जिसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल टीवी। तो टोहाना में आखिर कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन समीकरण क्या कहता है टोहाना का? महेश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टोहाना का राजनीतिक समीकरण जब से अस्तित्व में आया टोहाना, तब से लेकर अब तक क्या कहता है? देखिए, फतेहाबाद जिले का ये विधानसभा क्षेत्र है, टोहाना विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर जाट आबादी भी अच्छी खासी है और जट सिख जो आबादी है वो भी अच्छी खासी है। अगर जाट वोटर्स की संख्या का जिक्र किया जाए तो 36,000 ये जाट वोटर्स की संख्या बनती है और जट सिख वोटर्स का जिक्र किया जाए तो 26,000। कुल वोटर्स अगर टोहाना विधानसभा क्षेत्र में समझने की कोशिश की जाए तो 2,30,547 ये वोटर्स हैं। और तीसरे पायदान पर जो बड़ी संख्या वोटर्स की है वो पंजाबी वोटर्स की है, जो कि 18,000 है। महाजन वोटर्स 17,000, इसके अलावा बिश्नोई वोटर्स की संख्या 10,000 है। और मुस्लिम वोटर्स का टोहाना विधानसभा क्षेत्र में जिक्र किया जाए तो महज 1700 वोटर्स यहां पर मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। बैकवर्ड क्लास के वोटर्स का क्लासिफिकेशन अगर समझने की कोशिश की जाए तो सबसे बड़ी संख्या जो टोहाना विधानसभा क्षेत्र में है वो कुम्हार वोटर्स की 8,800 वोटर्स कुम्हार की जो संख्या वो दर्ज की गई। इसके अलावा दूसरे पायदान पर सैनी वोटर्स की संख्या जो कि 8,100 दर्ज की गई है। इसके बाद कंबोज वोटर्स 8,100 की संख्या उनकी भी है।
खाती वोटर्स की अगर संख्या की बात की जाए तो 5100 वोटर्स। अगर अनुसूचित जाति के वोटर्स में जिक्र किया जाए तो सबसे ज्यादा जो बड़ी संख्या है वो सम्मानित चमार जाति के लोगों की है। सम्मानित चमार जाति के लोगों की संख्या 26,000। इसके अलावा दूसरे पायदान पर धानक वोटर्स की संख्या जो कि 6,800 दर्ज की गई है। वाल्मीकि 9,500 और रायसिक वोटर्स जो यहां पर है वो 5,000 की संख्या में है। ओड वोटर्स की संख्या 12,000। खास बात यह भी है कि बीता जो विधानसभा चुनाव 2019 का था वहां पर देवेंद्र सिंह बबली जो कि जननायक जनता पार्टी की टिकट पर थे, कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे और डॉक्टर अशोक तंवर के साथ वो लगातार कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने टिकट काट दी थी। तो 2019 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र सिंह बबली यहां पर जननायक जनता पार्टी के टिकट पर टोहाना के चुनावी रण में उतरे थे और ऐतिहासिक जीत यहां पर दर्ज की गई थी। 50,000 से ज्यादा वोट्स के साथ यहां पर सुभाष बराला को हराने का काम यहां पर देवेंद्र सिंह बबली की तरफ से किया गया था। 90 सीटों में हाई प्रोफाइल ये सीट इसलिए बनी थी क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभाव भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में माना जा रहा था उस वक्त मुख्यमंत्री के बाद सुभाष बराला का माना जा रहा था, लेकिन सुभाष बराला जो कि प्रदेशाध्यक्ष भी थे 2019 में भारतीय जनता पार्टी के और 50,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त देना यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। उसके बाद ही देवेंद्र सिंह बबली हरियाणा के पॉलिटिक्स में हाई प्रोफाइल साबित हुए। अब एक बार फिर से यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र पे लोगों की नजर पड़ी हुई है क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली अब खुद को जननायक जनता पार्टी से अलग कर चुके हैं, लेकिन कौन से राजनीतिक दल में जाएंगे इसका ऐलान, आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के संपर्क में वो बने हुए हैं। कुमारी शैलजा उनके कार्यालय तक पहुंच चुकी है और थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश की जाए यहां पर तो सुभाष बराला से पहले जो विधानसभा चुनाव था 2014 का, उसमें यहां पर परमवीर सिंह जो है कांग्रेस पार्टी के उस वक्त हुड्डा की सरकार थी और परमवीर सिंह यहां पर जो है मंत्री पद दिया गया था परमवीर सिंह को हुड्डा सरकार में। वो यहां पर टोहाना विधानसभा क्षेत्र का हरियाणा विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि ये जो इलाका है बेहद दिलचस्प राजनीति का इलाका है और यहां पर ट्रेंड जो है वो लगातार बदलता हुआ देखने को मिलता है। एक कार्यकाल खत्म होने के साथ ही जब दूसरा कार्यकाल शुरू होता है तो ट्रेंड जो है पूरी तरीके से बदलता हुआ पलटता हुआ नजर इस इलाके में आता है। देवेंद्र, इस बार टोहाना का राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से महेश ने पूरा क्लासिफाई करके एक एक वोटों की बातें भी बताई और ये बताया कि किस तरीके से पॉलिटिकल एनालिसिस अगर की जाए तो वो भी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार सवाल है कि जाटलैंड किस पार्टी के लिए उपयुक्त तो नजर आ रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल सियासी माहौल क्या कह रहा है टोहाना विधानसभा का? देखिए सौरभ, टोहाना हालांकि जितने विधानसभा चुनाव है मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा हाई प्रोफाइल या ज्यादा चर्चित सीट रही हो। दूसरी बात, यहाँ पे मुकाबले में जो कंटेंडर्स होते हैं ना, जो प्रतियोगी होते हैं, प्रतिद्वंदिता मेरे को लगता है कम है। ले देकर सुभाष बराला ही बड़े नेता हैं बीजेपी के जो अब राज्यसभा में हैं और कांग्रेस के परमवीर सिंह जो हुड्डा सरकार में मंत्री रहे थे वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तीसरे बड़े नेता देवेंद्र बबली हैं जो जेजेपी के टिकट पर लड़े थे, सरकार में रहे। 4.5 साल के बाद गठबंधन टूटा तो जेजेपी के तो बुरे दिन आई, लेकिन देवेंद्र बबली भी अब क्या करें। हालांकि कांग्रेस से उनका जुड़ाव है, कांग्रेस से टिकट चाहते हैं, लेकिन औपचारिक उनकी सदस्यता नहीं है, शामिल नहीं हुए। अब एक तरफ देवेंद्र बबली है जो कांग्रेस की टिकट की टकटकी लगाए बैठे कि कांग्रेस उनको टिकट दे या वो श्योरिटी चाहते हैं तभी शामिल होंगे। दूसरा, परमवीर सिंह 2009 में बने थे विधायक, मंत्री रहे, कृषि मंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में। तीसरे हैं सुभाष बराला। कुल मिलाकर ये 3 बड़े नेता है, बीजेपी के 1 और कांग्रेस के 2। सुभाष बराला अब राज्यसभा में है। अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, देखिए जो लोग बीजेपी के हारे हैं लोकसभा चुनाव वो सारे अब लाइन में हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में आज बात हो रही थी, उनके पीए से मेरी बात हो गई, डॉक्टर साहब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं बहादुरगढ़ से या गोहाना से भी चर्चा हो रही है। डॉक्टर अरविंद शर्मा, अशोक तंवर लड़ना चाह रहे हैं विधानसभा का चुनाव, सुनीता दुग्गल लड़ना चाह रही हैं, राव दान सिंह लड़ेंगे और राज बब्बर, ये सारे लोग जो लोकसभा में जीते हैं या हारे हैं या राज्यसभा में गए हैं, सबकी नजर विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। अब सुभाष बराला क्या करते हैं? अगर चुनाव लड़ने राज्यसभा सीट छोड़नी पड़ेगी बिल्कुल, और उनके लिए एक रिस्क भी है कि राज्यसभा सीट छोड़ दे और चुनाव लड़े, अगर उक चुक हो गई तो दोनों तरफ से मुख्य धारा से भी बाहर हो जाएंगे। परमवीर सिंह कोशिश करें टिकट की। उधर देवेंद्र सिंह बबली चूंकि मंत्री रह चुके हैं, मैंने देखा है उनका काम काज। एक बार पानीपत आए जब पंचायत विकास मंत्री थे, बड़े कड़क किस्म के व्यक्ति हैं। सरपंच जब नए चुन कर आए वो
ई टेंडरिंग को लेके विरोध कर रहे थे तो उन्होंने बड़े तरीके से सख्ती से उनको डांटा भी था। ये भी कहा था कि सरकार आपका ध्यान रखेगी लेकिन आपकी मनमानी नहीं चलेगी। तो मेरे को लगता है एक्शनफुल मंत्री थे देवेंद्र बबली, उनका व्यक्तित्व भी ऐसे है, मंत्री बनने का मौका मिला। अब फिर कांग्रेस की टिकट का इंतजार करें, कांग्रेस के लिए भी दुविधा की स्थिति है। देवेंद्र बबली को दे तो परमवीर सिंह ठीक है, वो कहां जाएंगे? और सुभाष बराला क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं? एकमात्र बीजेपी के नेता हैं, अगर वो लड़ना चाहते हैं तो राज्यसभा छोड़नी पड़ेगी। तो विचित्र स्थिति है टोहाना में। जी वीरेन जी, फतेहाबाद जिले की टोहाना विधानसभा क्षेत्र बेहद दिलचस्प इसका इतिहास भी रहा, कांग्रेस का बोलबाला रहा। 1967 से जब से अस्तित्व में आई, उसके बाद 2014 को छोड़ दें, 2019 में जेजेपी के टिकट पर बबली रहे, लेकिन इस बार के समीकरण किस तरीके के नजर आते हैं? क्या कुछ जनता का मूड हो सकता है, संभावनाएं क्या कुछ नजर आती हैं? देखिए, टोहाना एक ऐसी सीट है जहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी भी जीता है और कमल का फूल तो 2019 के अंदर ही खिला। उससे पहले तो मतलब भारतीय जनता पार्टी 2014 में ही खिला जब सुभाष बराला जीते। उससे पहले 2009 के चुनाव में सुभाष बराला की जमानत जब्त हुई। तो मतलब ये है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो भाग्योदय हुआ वो 2014 के जब मोदी लहर थी तभी हुआ। और उसके बाद 2000 देखिए, जो सुभाष बराला 2019 में हारे, हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से हारे, 50,000 से अधिक वोटों का अंतर था। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। और अब की स्थिति देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में नए चेहरे के रूप में भी तलाश है और सुभाष बराला को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये एक विकल्प है, सुभाष बराला का तो विकल्प है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वहां तैयारी, कांग्रेस के लिए देख टिकट के चाहवान बहुत ज्यादा है। अभी देवेंद्र बबली का तो उन्होंने अपना एक अलग एनजीओ बनाया हुआ है, उसके माध्यम से ही वो समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। और निशान सिंह भी जो है कांग्रेस के अंदर है। अब ये देखना है कि कांग्रेस किसका उम्मीदवार बनाती है। और वहां पर जो है दूसरे दल जो है, चाहे जननायक जनता पार्टी हो चाहे इंडियन नेशनल लोक दल हो, तो उसके बाद अब उनके पास कोई सशक्त और ठोस दावेदार नहीं है टिकट का। तो कुल मिला के यहाँ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही होना है। बिल्कुल। चलिए, ओपिनियन पोल पर बीजेपी के एक नजर डालेंगे कि ओपिनियन पोल आखिर कहता क्या है और टोटल टीवी का ओपिनियन पोल संभावित उम्मीदवार कौन से हो सकते हैं। सुभाष बराला 86% पसंद के साथ नंबर 1 पर हैं और उसके बाद नरेश बंसल हैं 10% के साथ दूसरे नंबर पर हैं और रिंकू मान तीसरे नंबर पर हैं और बीजेपी के साथ अगर लोगों की बात की जाए तो 2% हैं। अब सवाल यह है कि किस तरीके से जनता जो है वो चाहती है और क्या पार्टी भी चाहेगी। सुभाष बराला को एक विचित्र स्थिति इस बार टोहाना में बनती नजर आ रही है। सुभाष बराला का जन्म टोहाना तहसील के डांगरा गांव में 5 दिसंबर 1967 को हुआ था। उन्होंने बेंगलुरु के HMS पॉलिटेक्निकल से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पूरा किया है। इनकी पत्नी का नाम दर्शना है। फतेहाबाद की टोहाना विधानसभा सीट से बीजेपी नेता सुभाष बराला का परिवार बीजेपी से सक्रिय है। वो 2014 से 2020 तक पार्टी की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और फतेहाबाद जिले के टोहाना से हरियाणा विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं। वो हरियाणा विधानसभा 2019 चुनाव में टोहाना विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली से हार गए थे। देवेंद्र सिंह बबली ने सुभाष बराला को 52,302 वोटों के अंतर से हराया, जो राज्य में किसी भी उम्मीदवार को मिली दूसरी सबसे बुरी हार थी। फिलहाल टोहाना विधानसभा से सुभाष बराला को टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, क्या कुछ समीकरण कहते हैं? महेश, सुभाष बराला जनता की सबसे ज्यादा पसंद बनकर उभर रहे हैं 86% वोटों के साथ। 2014 की अगर हम बात करें तो 14 में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और कमल का फूल टोहाना में खिलाया था, लेकिन उससे पहले और 2019 में अगर बीते चुनाव को देखें तो खास सफलता नहीं हासिल मिली हुई थी। अब सवाल ये कि कितनी प्रबल दावेदारी बराला की मानी जाए।
देखिए, बड़ी विचित्र सी स्थिति यहाँ पर देखने को इस विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिसे जनता सबसे ज्यादा पसंद कर रही है वो विधानसभा के चुनावी मैदान से दूर है, वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं। सुभाष बराला का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो यहाँ पर पार्टी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। किसी का नाम भरना ही था तो इसीलिए सर्वे में नाम भरा गया और उसका परिणाम सामने यहाँ पर सुभाष बराला के अलावा कोई भी सेकंड लेयर भारतीय जनता पार्टी के पास टोहाना विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। सुभाष बराला ही एकमात्र विकल्प पार्टी के पास है। अब एकमात्र विकल्प ही क्या इस मुश्किल घड़ी में भारतीय जनता पार्टी अपनाने जा रही है, ये पार्टी को तय करना है। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि सुभाष बराला ही सबसे मजबूत उम्मीदवार थे, तो इसी वजह से सर्वे में उनका नाम लिखा गया। किसी दूसरे की तलाश करनी थी, रेस अगर शुरू करनी है तो 2 या 3 का होना जरूरी है, तो बाकी 2 नाम भी डाले गए। लेकिन किसी भी तरह का बहुत डिस्कशन उन नामों पर हो ऐसा है नहीं, सिर्फ एक ही नाम सुभाष बराला। और इसी वजह से हम ये मानकर चल रहे हैं कि 86% लोग भी सुभाष बराला को ही पसंद कर रहे हैं। तो चुनाव मैदान में अगर मजबूत को उतारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी तो फिर सुभाष बराला एकमात्र नाम यहां पर देखने को मिलेगा। देवेंद्र, अगर बीजेपी सुभाष बराला पर दांव खेलती है तो क्या अभेद दुर्ग जो है 2014 की हम बात करें, वो हिस्ट्री रिपीट होगी 2024 में? बराला को जनता पसंद करेगी अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है, टिकट देती है? देखिए सौरभ, 2014 में तो ये जीते थे, लेकिन तब हालात और थे। तब मोदी जी की लहर थी, बीजेपी उफान पर थी, बीजेपी की ये हुंकार थी कि हमें बैसाखी की जरूरत नहीं, हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अब हालात 14 और 24, 10 साल में बहुत कुछ बदला है। 10 साल में वो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्ट है, नाराजगी है। 10 साल से ज्यादा कोई सरकार चली भी नहीं, और ऐसा भी है कि 10 साल तक 2 बार टर्म पूरी करने के बाद कोई विधायक तीसरी बार जीता, वो भी कम हुआ है हरियाणा में। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है अगर सुभाष बराला को पार्टी चुनाव लड़वाती है तो फिर राज्यसभा सीट खाली करनी पड़ेगी। और 3.5-4 महीने पहले मेरे को याद है, मार्च में वो उपचुनाव हुआ था, जब ये बने थे, सेशन चल रहा था हरियाणा विधानसभा का, बजट सेशन मार्च में था, तो उस वक्त इनको बनाया गया था। 3.5-4 महीने हुए। अगर इनको चुनाव लड़ाया जाता है तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, फिर वही स्थिति, राज्यसभा की सीट खाली। तो ये उलट पुलट जो चल रहा है ना, अभी जैसे कृष्ण पवार राज्यसभा के सदस्य हैं जी, हरियाणा से 5 जो सीटें हैं उनमें कृष्ण पवार की भी इच्छा है, मेरे से उनकी बात हुई, वो भी चाहते कि विधानसभा का चुनाव लड़े। दरअसल राज्यसभा की सीट सिर्फ ये है कि आदमी राजनीति की मुख्य धारा में है, लेकिन पब्लिक से जुड़ाव, पब्लिक में उनकी पैठ नहीं होती। पब्लिक में रहकर ही नेता अपने आप को मजबूत समझता है, और उनको ये भी होता है कि मेरा बेटा है या मेरी पत्नी है, ये लालच भी होता है कि मेरी पब्लिक में अगर मजबूती रही तो आगे भी चलता रहेगा, उनकी राजनीति, उनके परिवार की धमक चलती रहेगी। तो सुभाष बराला को अगर लड़ाया जाता है तो राज्यसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी। और भी लोग हैं, जैसे कृष्ण पवार का जिक्र है। समस्या अब ये है कि सुभाष बराला लड़ ले चुनाव, लेकिन मैं ये समझता हूं 2010-14 वाले जो हालात है, अब नहीं, ये 10 साल हो चुके हैं, थोड़ा सा बीजेपी के लिए परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। तो बीजेपी के सामने विकल्प क्या है और क्या हो सकता है, ये बीजेपी की दुविधा तो अभी है ही टोहाना के मामले में। वीरेन जी, संभावित संभावना सुभाष बराला को लेकर है, अब आगे पार्टी के आगे क्या कुछ और बेहतर विकल्प हो सकता है बराला के अलावा? क्योंकि राज्यसभा की सीट का पेच भी है, विचित्र स्थिति बनती नजर आ रही है। क्या कोई और संभावना नरेश बंसल का, जो 10% लोग चाह रहे हैं, इसके अलावा कोई और भी कैंडिडेट क्या पार्टी का देखने को मिल सकता है? क्योंकि ऐसा गढ़ जहां पर कांग्रेस का एक छत्र राज रहा हो, वहां पर क्या कुछ रणनीति बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी दुविधा रही है। जो भारी भरकम नेता रहे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में किसी दूसरे को उभरने नहीं दिया। सुभाष बराला के मामले में भी ऐसा उदाहरण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको राज्यसभा में भेजा था, तभी से कल्पना थी कि विधानसभा चुनाव होने हैं, तब पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, तब ये कल्पना नहीं की गई। और ये देखिए, अगर सुभाष बराला को विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो राज्यसभा से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। जब वो निर्वाचित हो जाएंगे तब राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये एक मामले की स्थिति है कि तब भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का अगर विधानसभा में बहुमत आ जाता है तो फिर राज्यसभा तो किसी को भेजा जा सकता है। तो ऐसे में तकनीकी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के पास समस्या तो है, इसलिए बड़े चेहरों को जो है विधानसभा चुनाव लड़ाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। पार्टी के पास ये एक विकल्प है। लेकिन एक बात है कि 10 वर्ष में सत्ता में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर अपना दूसरा विकल्प तैयार नहीं कर पाई, अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती तो है ही। बिल्कुल चुनौती, और आगे पार्टी कैसे पार पाएगी इस चुनौती को, किस तरीके से पेश आएगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। टोहाना विधानसभा में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। ओपिनियन पोल टोटल टीवी के नजर डालते हैं।
कांग्रेस को लेकर किस तरीके से। तस्वीरें संभावित उम्मीदवार हम आपको बता रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली 32.44% के साथ, सरदार परमवीर 30.76% के साथ दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर रणधीर सिंह 11.21% के साथ, यानी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ 25.59%। अब सवाल यह कि देवेंद्र सिंह बबली को कांग्रेस क्या टिकट देगी। देवेंद्र सिंह बबली का सियासी सफर क्या कहता है। 2019 में जेजेपी के टिकट पर वो जीते। एक नजर डालते हैं देवेंद्र सिंह बबली के सियासी सफर पर रिपोर्ट के जरिए। देवेंद्र सिंह बबली का जन्म देशभक्त परिवार में हुआ। उनके दादाजी कैप्टन उमराव सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी हिंद फौज में अपना जीवन लगाते हुए देश सेवा की। दादी जी शिक्षाविद रही। परिवार शिक्षा के प्रति जागरूक था। बेटियों को उस जमाने में शिक्षित किया गया। पिताजी साधारण कृषक परिवार से आते हैं। मेहनत, संस्कार, देशभक्ति परिवार के विरासत में मिला है। जब से होश संभाला तब से बुजुर्गों की इज्जत करना, मौके मिलते ही समाज सेवा के कार्य में सहयोग करना परिवार की परंपरा रही। एक संगठन के रूप में जब सामाजिक सेवा के राजनीतिक परिवर्तन का विचार साथियों सहित आया तो टोहाना विधानसभा में जागो दिशा सही सोच नई संस्था का गठन किया गया, जिसके तहत पिछले 15 से अधिक वर्षों से टोहाना में सेवा पंचसूत्री संकल्प कार्यक्रम के तहत समाज सेवा के कार्य जारी हैं। हर साल हजारों विद्यार्थियों को स्कूल की फीस, किताबें इत्यादि उपलब्ध कराना, लड़कियों के लिए बसों का प्रबंध, सरकारी स्कूलों को संभल बनाना, प्रत्येक बुजुर्ग को तीर्थ स्थानों की यात्रा, शहर में बुजुर्गों को सम्मान का प्रतीक शॉल भेंट करना, उनकी पेंशन व अन्य दिक्कतों को समय पर दूर करवाना। आज जन भावना के अनुकूल जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे प्रदेश का नेतृत्व है, वो सर्वे के आधार पर टिकट देंगे और जो लोगों की पसंद उसको टिकट देंगे। वो हम दोनों जगह फिट बैठते हैं। सर्वे कराएंगे वहाँ भी फिट बैठते हैं, और विधायक और मंत्री के नाते जो डेवलपमेंट दी है, जनता का विश्वास हमारे साथ है। तो जो नेताओं के जो बयान आप सुनते हैं, कोई सर्वे होगा और जो लोगों की पसंद होगा उनके टिकट देंगे। तो उसमें एक नंबर पर देवेंद्र सिंह बबली ही जनता के आशीर्वाद से फिट बैठता है। टोहाना विधानसभा में जारी एक मेगा कैंप के तहत 250 से अधिक कैंप का लक्ष्य लेते हुए 50,000 से अधिक को आंखों की निःशुल्क जांच, उपचार व ऑपरेशन करवाया। 250 से अधिक यूथ क्लबों को खेलने का सामान पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। टोहाना विधानसभा में लगभग हर सामाजिक संस्था को मदद पहुंचाने का काम किया। बिल्कुल, देखिएगा, हमने पहले काम किया है और उस टाइम पे मैं कोई चर्चा पे नहीं जाऊंगा। अब भी हमने हमारे संगठन का जो फैसला था, एक बहुत बड़ा मैंडेट संगठन ने अपनी ताकत दिखाई है। 1,15,000 वोटें यहाँ जो चुनाव लड़े थे मैडम सलजा जी, उनको दिलवाने का काम हमारे संगठन ने किया था। तो टोहाना गांववासियों का पहला हक बनता है, हमारे संगठन का पहला हक बनता है कि उनकी जो भावना, उनकी अनदेखी पार्टी ना करे। और मजबूती से आने वाले समय में हम एसेट्स हैं। मैं दूसरे के लिए कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम एसेट्स हैं, मैं ये कह सकता हूँ। हमारा टोहाना का मान सम्मान चाहता है और मान सम्मान की राजनीति देवेंद्र सिंह बबली ने दी है। राजनीति में प्रवेश करते हुए पहला चुनाव आजाद उम्मीदवार के रूप में मजबूती से चुनाव लड़ा। लगभग 40,000 जनमत प्राप्त किया। लगातार जनता के बीच रहे, हर मोर्चे पर संघर्ष किया। दूसरा चुनाव जेजेपी की टिकट पर लड़ा। 1 लाख से अधिक वोट यानी 56.72% मत प्राप्त कर हरियाणा में इतिहास रचा। विधायक बनने पर, सरकार में मंत्री बनने पर 9 सूत्री कार्यक्रम से हरियाणा के गांव का शहरी तर्ज पर विकास करवाया। प्रदेश में पंचायतों को सम्मान देते हुए प्रदेश स्तर पर पहली बार जिला सम्मेलन करवाए गए। गांव में शपथ ग्रहण समारोह किया गया। टोहाना में 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सेवा के 26 महीनों में 2,600 के लगभग का बजट लगवाते हुए वो विकास कार्य करवाए जो पिछले 25 वर्षों में नहीं हुए। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो देवेंद्र बबली
सबसे ज्यादा पसंद बनकर उभर रहे हैं 32.44% के साथ। हालांकि सरदार परमवीर सिंह 30.76% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। महेश, देवेंद्र बबली किस तरीके से देखा जाए अब उनका सियासी सफर, दावेदारी, क्योंकि संभावना उनकी ही उभरकर सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण अभी नहीं दिया गया है बबली को लेकर, लेकिन अब किस तरीके से उनकी दावेदारी को देखा जाए? देखिए, देवेंद्र सिंह बबली ने भी अपना कोई स्पष्टीकरण अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर नहीं दिया, लेकिन सैद्धांतिक सहमति इसकी बनाई जा चुकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान जब कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में थी, उसी वक्त देवेंद्र सिंह बबली के साथियों ने कांग्रेस पार्टी का साथ और सहयोग देने की जो बात है वो सार्वजनिक मन से रखने का काम किया था, और देवेंद्र सिंह बबली ने अपने साथियों की सहमति के साथ ही अपनी सहमति देने का काम किया था। यानी 2-2 की बात गई थी कि कुमारी शैलजा को ही चुनाव मैदान में जितवाने का काम वो करेंगे। उनके संगठन के तमाम जो लोग हैं, जो जिन्हें बूथ योद्धा का नाम दिया गया, वो तमाम बूथ योद्धा यहां पर तैनात किए गए थे कुमारी शैलजा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए, और एक शानदार परफॉर्मेंस यहां पर टोहाना विधानसभा क्षेत्र से कुमारी शैलजा के लिए निकालने का काम देवेंद्र सिंह बबली के साथियों की तरफ से किया गया था। अब कुमारी शैलजा के कैंडिडेट भी माना जा सकता है देवेंद्र सिंह बबली को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी, यहां तक कि सोनिया दरबार तक भी जो पहुंच है वो देवेंद्र सिंह बबली कायम किए हुए हैं। तो ऐसे में नजदीकियों के लिहाज से माना जा सकता है कि यहां कांग्रेस पार्टी के जितने भी शक्ति केंद्र आप मानते हैं, तमाम शक्ति केंद्रों तक देवेंद्र सिंह बबली अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। और खास बात यह भी कि उनके जो साथी हैं चुनावी मोड में अब साफ तौर से देखे जा सकते हैं। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया था कि 50 से 60 हजार लोगों के मुफ्त इलाज और ऑपरेशन की जो जिम्मेदारी देवेंद्र सिंह बबली ने खुद उठाई है। करीब 30 से 40 हजार लोगों को जो तीर्थ यात्राएं हैं, चाहे वो गोल्डन टेम्पल अमृतसर को लेकर थी, चाहे हरिद्वार को लेकर थी या सालासर को लेकर थी, अपने खर्च पर देवेंद्र सिंह बबली करवा चुके हैं। बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करने के लिए स्टेशनरी और तमाम दूसरी चीजें वो ऐसा नहीं है कि चुनावी वक्त में दे रहे हैं, लगातार देते रहे हैं। और न सिर्फ इस कार्यकाल के दौरान बल्कि पिछले कार्यकाल के दौरान भी करीब 15 साल का वक्त बीत चुका है जब बच्चों को हर तरह का सहयोग, खिलाड़ियों को हर तरह का सहयोग, यहां तक कि सामाजिक संस्थाओं को हर तरह का सहयोग देवेंद्र सिंह बबली खुद करते रहे, अपनी संस्था के जरिए करवाते रहे। यहां तक कि पर्यावरण को लेकर भी जो एक बड़ी भूमिका है यहां पर देवेंद्र सिंह बबली के साथियों ने निभाने का काम किया है। अब एक बार फिर से चुनावी मोड में देवेंद्र सिंह बबली के तमाम साथी नजर आ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं और यहां कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का एक तरीके से आधिकारिक ऐलान बाकी है, लेकिन सैद्धांतिक सहमति बनाई जा चुकी है। उम्मीद देवेंद्र सिंह बबली के साथ ही ये कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलेगी, लेकिन हर लिहाज से देवेंद्र सिंह बबली खुद को चुनावी मोड में ढाल चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, लगातार वोटर्स के बीच वो बने हुए और जनता से सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि अगर मैंने सही नियत से समाज सेवा की है, अगर सही नियत से मैंने इलाके की सेवा की है, इलाके का विकास अगर करवाया है, तो फिर जनता मेरा साथ देगी। इसी विश्वास के साथ देवेंद्र सिंह बबली अब चुनावी मैदान में सामने खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी टिकट का ऐलान कब करेगी, कैसे करेगी, किस तरीके से ज्वाइनिंग दिखाई जाएगी, कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को सोचना है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के बेहद करीब देवेंद्र सिंह बबली को माना जा सकता है। देवेंद्र, दो नाम देवेंद्र सिंह बबली, सरदार परमवीर सिंह, बात बबली की करें तो जिस तरीके से महेश ने भी बताया, तमाम कामों के दम पर, भ्रष्टाचार पर लगातार वो कार्रवाई करते रहे जब वो मंत्री रहे बीजेपी जेजेपी गठबंधन में, और ईमानदार छवि भी है। कितनी प्रबल दावेदारी देवेंद्र बबलू की? देखिए सौरभ, मैं ये कहूंगा इनकी लीडरशिप क्वालिटी तो इन्होंने दिखाई है, जो इनमें काबिलियत है, लीडरशिप समझ जो होती है, एक नेतृत्व देने की जो क्षमता है, उसका प्रदर्शन इन्होंने किया है। और दूसरा, सामाजिक तौर पर जिस तरीके से जुड़े हैं, मैं आपको ये खोलकर बताना चाहता हूं कि आज लोग राजनीति के ऊपर या राजनीति से जुड़े लोगों पर भरोसा नहीं करते, उनकी बातों पर, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, समाज के कार्यकर्ता हैं, उनकी साख जरूर आज मेरे को लगता है नेताओं से ज्यादा है। लोग उन पर भरोसा करते हैं कि ये जरूरतमंदों की, गरीब की मदद करते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी और डिलीवरी, इन दोनों मामलों में खरे उतरे हैं। और दूसरे, इनकी उम्र, जो उत्साह है, इनकी उम्र अभी कम है। तो अब कांग्रेस पार्टी को ये देखना है, कांग्रेस दावा करिए कि हम सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाने के लिए विधायक चाहिए। विधायक कौन बन सकता है? जिसका मजबूत चेहरा है और जिसकी साख है पब्लिक में, वोटर्स में, जिसकी विश्वसनीयता है। तो कांग्रेस, मेरे को लगता है देवेंद्र सिंह बबली के बारे में गंभीरता से सोचेगी जरूर, क्योंकि इन्होंने डिलीवरी भी दिया, लीडरशिप क्वालिटी का मुजाहिरा किया है, प्रदर्शन किया है, और उम्मीद करके बैठे हैं। शायद उनको लग रहा है कि अपने आप बुलावा आएगा, क्योंकि इनकी जो कार्य प्रणाली रही है, जैसे मैंने बताया, मंत्री थे, पंचायत विकास मंत्री, ई टेंडरिंग का जब मामला, सरपंच चुनकर आए थे जिला परिषद के, जो उन्होंने
प्रखर विरोध किया था, इन्होंने मुकाबला किया, उनको समझाने की कोशिश की और कड़ाई से भी पेश आए, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह। एक जो अच्छा नेता होता है, नरम तो होता है, लेकिन वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सही चीजों को दिखाने की कोशिश भी करता है। तो कुल मिलाकर देवेंद्र बबली की छवि अच्छी है, राजनीतिक समझ भी है, उन्होंने डिलीवरी भी दी है और लीडरशिप क्वालिटी। अब वो देखना यह कि वो इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस उनको बुलाती है, अगर उनको शामिल होना तो मेरे को लगता है हो गए होते, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि बुलावा आए, क्योंकि उनको अपनी क्षमता पर भरोसा है और उनकी छवि अच्छी है। और अगर विधायक कांग्रेस को चाहिए तो इनमें विधायक बनने की क्षमता, विश्वसनीयता, भरोसा और मेरे को लगता है सब कुछ है जो एक विधायक बनने के लिए जरूरी शर्तें होती है। वीरेंद्र जी, जेजेपी छोड़ने के बाद बबली इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस का कि कुछ कांग्रेस की तरफ से बुलावा है। देवेंद्र ने भी जिस तरह का जिक्र किया, सवाल यह कि अगर कांग्रेस उनको बुलाती है, दावेदारी कितनी प्रबल और जो जेजेपी छोड़ी है उसका कितना असर आप देखते हैं राजनीतिक पटल पर? क्या टोहाना में कुछ उनको फायदा होगा, नफा होगा, नुकसान होगा, किस तरह से देखा जाए? देखिए, टोहाना में जननायक जनता पार्टी कोई ताकत नहीं थी, वहां देवेंद्र सिंह बबली के कारण ही जननायक जनता पार्टी मजबूत थी। और ये बात देखिए, ये बात ठीक है कि देवेंद्र सिंह बबली लोकप्रिय हैं, जीतने की क्षमता भी है, लेकिन पार्टी के प्रति समर्पण और निष्ठा नहीं है। देखिए, वो समय 2019 में कांग्रेस को छोड़ गए थे और अब भी देखिए कांग्रेस अगर उनको शामिल कर टिकट दे देती है, देखिए जीत की संभावना तो है, लेकिन कांग्रेस अपने कैडर को क्या संदेश देगी? जो पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है, निष्ठावान नहीं है, और आगे आने वाले समय में कांग्रेस की परीक्षा की घड़ी भी होने वाली है। मतलब जिताऊ होने के साथ साथ उसकी विश्वसनीयता भी चाहिए। तो देवेंद्र सिंह बबली के बारे में ये अड़चन है। हालांकि देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर कुमारी शैलजा का उन्होंने समर्थन किया था और अपने जितने वोटों से वो जीते थे उतने ही वोटों से जीत दिलाई थी। तो इस मामले में कांग्रेस की एक हिचक भी है। बिल्कुल, मनोहर लाल से मिलने के बाद वो कांग्रेस के समर्थन में आए थे लोकसभा चुनाव के दरमियान और देखा गया था कि किस तरीके के समीकरण। अब कांग्रेस क्या कुछ सोचती है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। टिकट की टक्कर में मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। पार्टियों को तय करना है कि कौन सा कैंडिडेट सटीक निकालना है, किस पर दावा ठोकना है, कौन से जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होंगे। और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।